हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए डीडीए जेई में जितने ही प्रीवियस ईयर में पेपर हुए थे उन सभी का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके, आप ये जान सकें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और मैं 2018 के पेपर और 2023 के पेपर दोनों को यदि कंपेयर करता हूँ तो क्वेश्चन रिपीटेड डीडीए ने पूछे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प जरूर करेंगे। एक एक करके जैसे जैसे पेपर के सॉल्यूशन मेरे पास बनते जा रहे हैं, मैं आपको एक एक करके सारे प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। टोटल 12 पेपर जो है आपके डीडीए के हुए थे, ठीक है। 1 सेकंड, कलर चूज कर लें। टोटल 12 पेपर हुए थे, ठीक है, जिनमें से एक एक करके मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब यदि हम बात करते हैं, आज हम जो डीडीए जेई जो आपका 24 अप्रैल 2018 को पेपर हुआ था, उसका डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं शिफ्ट 2 का, ठीक है। इसका भी पेपर टीसीएस लेता है और एसएससी का पेपर भी टीसीएस लेता है, तो आप एसएससी के भी क्वेश्चन को सॉल्व करें जो प्रीवियस ईयर में हुए हैं, तो आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है। बाकी ये रहा आपका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। तो हमारा जो आज का पेपर है, आज का पेपर हमारा 24 अप्रैल शिफ्ट 2 का है, 2018 का पेपर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 24 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस सॉइल से, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 16 सॉइल से ही पूछे गए हैं, ठीक है, और एफएम से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये एनालिसिस आप पूरा देख सकते हैं, इसकी वीडियो भी हमने अलग से दे दी है। बाकी हमारे जो भी स्टूडेंट डीडीए जेई को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हमारे सिविल की गोली ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आपका मिनिमम कॉस्ट में अभी ऑफर में चल रहा है, तो 49 रुपीज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टोटल आपके 100 टेस्ट हैं, 40 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 15 जीके के, 15 रीजनिंग, 15 मैथ, 15 इंग्लिश और 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकंड, आप कलर को थोड़ा वो कर लेते हैं, कलर साइज, 1 सेकंड, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिक्सचर इज यूज्ड इन कंक्रीट इन कोल्ड रीजन टू इनहांस कंक्रीट फ्रीजिंग थॉइंग रेसिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भी हम किसी कोल्ड रीजन में जहाँ ठंड बहुत ज्यादा हो, उन रीजन में अपना कंक्रीट जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, तो उनमें से कौन सा एडमिक्सचर ऐड करते हैं जिससे उसमें फ्रीजिंग और थॉइंग एक्शन के कारण जो भी प्रॉब्लम आए वो रेसिस्ट कर सके। अब फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्यों हो जाता है कोल्ड वेदर कंडीशन में, क्योंकि हमारे कंक्रीट में वाटर होता है, तो वाटर के कारण ये फ्रीजिंग और थॉइंग का फिनोमेना देखने को मिलता है। ऑप्शन दे रखा है वाटर रिड्यूसिंग एजेंट, विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट, प्लास्टिसाइजर्स और एयर इंटर्निंग एजेंट, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं अपने एडमिक्सचर को कोल्ड रीजन में, ठीक है, तो यदि हम कोल्ड रीजन में अपने एडमिक्सचर को यूज में लाते हैं तो उसमें अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन होता है, जिसको रेसिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एडमिक्सचर ऐड करते हैं, जैसे एयर एंटरनिंग एजेंट। एयर एंटरनिंग एजेंट करता क्या है, ठीक है, तो एयर एंटरनिंग एजेंट जो है ये आपके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी, ठीक है, दोनों को इनहांस करने के काम में आता है, ठीक है, दोनों को ये आपका वर्क के अकॉर्डिंग जो है एक समान लाता है, ठीक है। एयर इंटर्न जो आपका एडमिक्सचर है ये वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है विदाउट इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट। आपको वाटर कंटेंट को इंक्रीज नहीं करना है, फिर भी ये आपको वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इसके लिए हम इसीलिए एयर इंटरनिंग एजेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है आपका फ्रीजिंग और थॉइंग जो एक्शन है, ठीक है, जो आपका फ्रीजिंग थॉइंग एक्शन है उससे भी आपको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इंक्रीज करता है आपका रेसिस्टेंस कंक्रीट का फ्रीजिंग और थॉइंग एक्शन से। आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 1 सेकंड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, हाँ, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेंचुरी मीटर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है वेंचुरी मीटर इज यूज्ड टू मेजर डायनामिक विस्कोसिटी, हेड ऑफ वाटर, प्रेशर एट सम पॉइंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड फ्लो थ्रू ए पाइप। ठीक है, वेंचुरी मीटर का हम यूज क्यों करते हैं, किस लिए अपने वेंचुरी मीटर को यूज में लाते हैं। यदि हम बात करते हैं वेंचुरी मीटर की, ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपने वेंचुरी मीटर की, ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा वेंचुरी मीटर। ठीक है, ये रहा हमारा वेंचुरी मीटर। और वेंचुरी मीटर आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका किसी पाइप में जब वाटर फ्लो, ठीक है, वाटर आपका पाइप के थ्रू फ्लो होता है तो उसके फ्लो रेट और स्पीड को मेजर करने के यूज में लाया जाता है। ये आपका यू शेप ट्यूब का बना होता है जो पार्शियली मरकरी से फिल होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर वेंचुरी मीटर है हमारा और ये मरकरी से पार्शियली फिल है जो कि आपका मरकरी से पार्शियली फिल है। हमने क्या किया, इसे अपनी पाइप में कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद हम डिस्चार्ज का मेजरमेंट कर लेते हैं कि उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, तो आपका वेंचुरी मीटर जो यूज में लाया जाता है वो रेट ऑफ फ्लो आपका किसी लिक्विड का जो कि एक पाइप में फ्लो हो रहा है उसको फाइंड करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक और डिवाइस है, ठीक है, एक और हमारा डिवाइस है जिसका नाम है पिटॉट ट्यूब। ठीक है, पिटॉट ट्यूब भी आपका ऐसा डिवाइस है, ठीक है, पिटॉट ट्यूब भी आपका ऐसा डिवाइस है जो कि वेलोसिटी फ्लो का किसी पाइप में या किसी चैनल में किसी एक पॉइंट पर फाइंड करने के लिए यूज में लाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा यहाँ कह रहा है अब क्वेश्चन what will be the minimum 0.2% rigid stress of Fe500D स्टील। ठीक है, Fe500D स्टील के लिए, ठीक है, आपका मिनिमम रिजिड स्ट्रेस जो कि अपन 0.2% के लिए पूछ रहा है। ये आपका जो कोडल प्रोविजन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं एज पर IS 1786 2008 सॉरी, वहां पर आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है आपके बार्स की। ठीक है, जिसमें यदि हम Fe500D के पूछ रहा है तो उसकी जो है 0.2% प्रूफ स्ट्रेस पर जो होता है आपका वो 500 स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो 500 रिजिड स्ट्रेस होता है आपका। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट कोडल प्रोविजन से ये क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कह रहा है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर एसेंशियली प्लास्टिक इन बिहेवियर। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर जो सॉइल्स दे रखी है इनमें से कौन सा आपका प्लास्टिक बिहेवियर रखता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपनी प्लास्टिक बिहेवियर मीन्स प्लास्टिसिटी, आखिर प्लास्टिसिटी क्या होता है। प्लास्टिसिटी आपको किसी भी सॉइल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण आपका सॉइल को यदि हम कोई थ्रेड बनाते हैं तो वो उसमें विदाउट क्रैकिंग, ठीक है, विदाउट क्रैकिंग डिफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, आपके सॉइल में डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग हो सकता है, तो वो प्रॉपर्टी बताता है सॉइल की प्लास्टिसिटी को। अब इसकी यदि बात करते हैं तो ये जनरली आपके जो फाइन ग्रेन सॉइल हैं उनमें देखने को मिलता है, स्पेशली जो क्ले सॉइल्स हैं, जब क्ले सॉइल्स की बात करते हैं उनकी प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है। तो उनको जो है जब हम थ्रेड वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो इनको डिफॉर्मेशन जो इनका होता है विदाउट क्रैकिंग ज्यादा हो सकता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन्स शुड बी सेलेक्टेड इफ द स्पेसिफिक स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली 75। ठीक है, कह रहा है आपका स्पेसिफिक स्पीड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 75 है, तो आपका कौन सा टर्बाइन जो है वो हम यूज में लाते हैं। किस टर्बाइन के लिए आपका एक्चुअली स्पेसिफिक स्पीड जो है 75 होता है। ऑप्शन दे रखा है पिल्टन विथ सिंगल जेट, पिल्टन विथ डबल जेट, फ्रांसिस और कैप्लान। ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपने टर्बाइन की क्लासिफिकेशन की तो डिफरेंट बेसिस पे हम अपने टर्बाइन को क्लासिफाई करते हैं।
ठीक है, जिसमें आपका फ्लो के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग, हेड के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम अपने टरबाइन को क्लासिफाई करते हैं। अब यदि इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि आपका 75 के लिए, ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछ रहा है आपका 75 के लिए स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपने टेबल में, ये स्पेसिफिक स्पीड का क्लासिफिकेशन है। यदि स्पेसिफिक स्पीड की बात करते हैं तो उसमें लो, मीडियम और हाई 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यदि 0 से 60 आरपीएम है, ठीक है, तो वो आपका लो में आता है, जिसके लिए हम पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज करते हैं। 60 से 300 के रेंज में जब आता है तो उसको मीडियम स्पीड कहते हैं, और उसके लिए फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हैं। और हाई यदि है मींस 300 टू 600 आरपीएम प्रोपेलर टरबाइन, और 600 टू 1000 आरपीएम ये भी हाई ही है, उसमें कैप्लान टरबाइन का यूज करते हैं। हमारा 75 के लिए पूछ रखा है। अब बताइए इसमें 75 किस रेंज में आ रहा है, तो 60 टू 300 के रेंज में 75 आ रहा है, इसके लिए होगा आपका फ्रांसिस टरबाइन। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस टरबाइन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ D10, D30 and D60 for a soil are respectively 1 mm, 2 mm and 5 mm, then the coefficient of uniformity is, ठीक है, आपका दे रखा है D10 दे रखा है, D30 दे रखा है, D60 दे रखा है, तो आपका सॉइल के लिए पूछ रखा है, इनकी वैल्यू दे रखी है, और इनके लिए पूछ रखा है आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मींस CU। अब CU का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या होता है, D60 अपॉन D10, D60 अपॉन D10। अब D60 अपॉन D10 की वैल्यू रख देते हैं, तो D60 की वैल्यू 5 दे रखा है, 5 mm, और D10 की वैल्यू जो हमारी दे रखा है वो रखा है 1 mm। ये तो 5 mm 5 आ गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर पूछा होता, वो भी देख लीजिए, तो सीसी की निकालते यदि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता तो D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, ये होता कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के लिए, और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपको बता ही दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 अब कह रहा है, एन इंजीनियर वांट्स टू डिजाइन ए इलेक्ट्रिक पोल ऑफ 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर हाइट विथ एंड कंडीशन। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है, एंड कंडीशंस, एज वन एंड इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन व्हाइल द अदर इज फ्री, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम शुड बी कंसिडर, ठीक है। आपका जो है एक इंजीनियर है जो कि आपका एक स्टील इलेक्ट्रिक पोल डिजाइन कर रहा है, जिसकी हाइट 6 मीटर है, ठीक है, उसके लिए कह रहा है। और यहाँ पर एंड कंडीशन जो दे रखा है, कह रहा है वन एंड रिस्ट्रेन्ड है, और रिस्ट्रेंट है ट्रांसलेशन से, और दूसरा एंड जो है ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों में आपका ये रिस्ट्रेंट है, और अदर एंड जो है वो फ्री है। तो इफेक्टिव लेंथ, तो इसके लिए इफेक्टिव लेंथ के लिए हम बात करते हैं एल इफेक्टिव की, इस कंडीशन के लिए तो वो होता है 2L, ठीक है, 2L होता है, तो 2 इंटू 6 दे रखा है, 6 मीटर दे रखा है, इसके लिए हो जाएगा आपका 12 मीटर इफेक्टिव लेंथ। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 0.2 मीटर पर मिनट एंड द डिटेंशन पीरियड इज 6 आवर, ठीक है। यहाँ पर आपका एक सेडिमेंटेशन टैंक है, उसकी लेंथ मेजर करने को आपसे पूछ रखा है, ठीक है, जिसका वेलोसिटी ऑफ फ्लो दे रखा है 0.2 मीटर पर मिनट, और रिटेंशन पीरियड जो दे रखा है dt वो दे रखा है 6 आवर का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। यदि हम बात करते हैं वेलोसिटी, क्या क्या दे रखा है इसको देख लेते हैं। तो हमें v दे रखा है, वेलोसिटी कितना दे रखा है आपका v 0.2 मीटर पर मिनट दे रखा है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही रखते हैं, तो फिर हाँ चलिए ऐसे ही रखते हैं 0.2 मीटर पर मिनट, और क्या दे रखा है हमारा डिटेंशन टाइम दे रखा है, डिटेंशन पीरियड, ठीक है, जिसको हम dt कहते हैं,
तो हमारे पास dt भी दे रखा है, dt कितना दे रखा है हमारा 6 आवर। चलिए इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं कि जिससे आपका एक यूनिट में आ जाए, ठीक है। 6 आवर मीन्स 6 इंटू 60, 160 मिनट, ठीक है। ये हो गया आपका मिनट में। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है लेंथ। अब लेंथ को डायरेक्ट फाइंड करना फॉर्मूला नहीं है, तो हम पहले क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम अपना एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं v इक्वल टू क्यू अपन ए डिस्चार्ज अपन एरिया। v इक्वल टू क्यू अपन ए होता है मीन्स डिस्चार्ज अपन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है v हमारा दे रखा 0.2 का, v हमारा दे रखा 0.2, इसको ले लेते हैं 0.2 इक्वल टू क्यू बाई ए। अब चलिए यदि हम यहाँ से Q बात करें, Q की, Q हमारा कितना हो गया, तो Q इक्वल टू यहाँ से यदि हम निकालते हैं, ठीक है, तो Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.2 इंटू एरिया। अब हम अपने मेन फॉर्मूला पर आते हैं। तो आपको पता है dt डिटेंशन टाइम इक्वल टू, अब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग टैंक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग टैंक, वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग टैंक अपॉन आपका डिस्चार्ज। अब dt की वैल्यू दे रखी है हमारी, dt की वैल्यू हमने 6 इंटू 60 ले रखा है, तो 6 इंटू 60, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेटलिंग टैंक, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो a इंटू एल अपॉन डिस्चार्ज अभी हमने निकाला है अपना 0.2 इंटू ए से कैंसिल हो गया, एल यहाँ से निकाल लीजिए, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एल की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 72 मीटर, 72 मीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है द यूनिट मास ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एज IS 800, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चरल स्टील जो है उसके यूनिट मास पूछ रहा है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी जो आपके यदि IS 800 2007 में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर यदि हम क्लॉज नंबर 2.2.41 पे जाते हैं तो वहां पर आपका यूनिट वेट वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो उसको एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, जिससे अदर क्वेश्चन भी बने तो वो भी आप लोग सॉल्व कर सके, ठीक है। यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ये उसकी वैल्यू दे रखी है। यदि यूनिट मास की बात करें अपने स्टील की, तो वो 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं ई की, 2.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। यदि पॉइजन रेशियो की बात करते हैं तो 0.3 होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की यदि हम बात करते हैं तो 0.769 इंटू 10⁵ होता है। और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की यदि बात करते हैं 12 इंटू 10⁻⁻6 होता है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट मास पूछ रखा है, तो वो हो जाएगा 7850 kg पर मीटर क्यूब। चलते हैं क्वेश्चन पे अपने, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 7850, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ reinforced cement concrete, the unsupported length between end stems shall not exceed y times the literal dimension of a column where y is, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे बात कर रहा है वो अनसपोर्टेड लेंथ की बात कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहा है कि अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो आपके लेटरल, जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन कॉलम का होता है उसके कितने गुने से अधिक नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 50, 60, 40, 30। यदि हम बात करते हैं अनसपोर्टेड लेंथ की, अनसपोर्टेड लेंथ क्या होता है, तो अनसपोर्टेड लेंथ आपका वो क्लियर डिस्टेंस होता है, ठीक है, आपका जिसमें लेटरल सपोर्ट, जो कॉलम के लेटरल सपोर्ट होता है वहां पर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपका ठीक है, ये आपका एक ऐसा मेंबर होता है जो कि आपका लेटरल सपोर्ट के रूप में आपका प्रोवाइड किया जाता है, और ये आपका ऐसा क्लियर डिस्टेंस होता है जो उस लेटरल सपोर्ट के बीच अवेलेबल होता है, ठीक है। यदि पिन कॉलम की बात करते हैं तो पिन कॉलम के लिए ये हिंजेस के बीच का डिस्टेंस
होता है जिसे हम अनसपोर्टेड लेंथ कहते हैं। अब अनसपोर्टेड लेंथ यदि हम एज पर IAS 456/2008 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका अनसपोर्टेड लेंथ जो है, अनसपोर्टेड लेंथ वो आपका 60 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम से ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं, यदि आपका कॉलम जो है अनस्ट्रेंड है तो उसके लिए जो अनसपोर्टेड लिंक थी तो स्ट्रेंड के लिए है, यदि अनस्ट्रेंड है, ठीक है, ये रिस्ट्रेंड के लिए आपको 60 होना चाहिए, यदि अनस्ट्रेंड है तो उसके लिए 100b² d से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जहां b क्या है, विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन और d डेप्थ है उसकी। तो हमारा क्वेश्चन जो है अनसपोर्टेड लेंथ आपका जो पूछ रखा है, ठीक है, वो रिस्ट्रेंड के लिए पूछ रखा है, ये रिस्ट्रेंड है, ठीक है, रिस्ट्रेंड के लिए पूछ रखा है, रिस्ट्रेंड के लिए पूछ रखा है, तो उसका क्या होगा, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नॉर्मली ए जियोडेटिक सर्वे इज परफॉर्म्ड इफ द एरिया टू बी सर्वेड इज बियॉन्ड x² किलोमीटर वेयर x इज, ठीक है। कह रहा है जियोडेटिक सर्वे हम परफॉर्म किस एरिया के लिए एक्चुअली करते हैं, ठीक है, ठीक है, कितने एरिया ज्यादा होना चाहिए जिसके लिए हम जियोडेटिक सर्वे, एक रेंज पूछ रखा है। और ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत से एग्जाम में पूछ रखे हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना है नहीं। हम अपने सर्वे को यदि अर्थ कर्वेचर के अकॉर्डिंग, अर्थ सरफेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो दो टाइप से करते हैं, एक होता है हमारा प्लेन सर्वे, एक होता है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे क्या होता है, तो प्लेन सर्वे में हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, और यदि हम जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं तो उसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। प्लेन सर्वे जो हम करते हैं वो 250 किलोमीटर स्क्वायर से लेस एरिया के लिए करते हैं, ठीक है, 250 किलोमीटर स्क्वायर से लेस एरिया के लिए करते हैं। और यदि हम बात करते हैं जियोडेटिक सर्वे की, तो ये करते हैं 250 किलोमीटर स्क्वायर से ग्रेटर एरिया के लिए, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कह रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456 माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट कैन नॉट बी लेस देन x% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन इन एनी डायरेक्शन ऑफ स्लैब वेयर x इज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कह रहा है, आपका आरसीसी क्वेश्चन है, IAS कोड 456 से दे रखा है। कह रहा है आपका किसी स्ट्रक्चर के लिए जब माइल्ड रेनफोर्समेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका कह रहा है कि माइल्ड रेनफोर्समेंट जो है वो कितने परसेंट आपके क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है, आपके क्रॉस सेक्शन एरिया के कितने परसेंट से, ठीक है, आपका रखना चाहिए, ठीक है, कितने टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का आपका परसेंटेज रखना चाहिए। तो यदि बात करते हैं एज पर IAS 456/2000, ठीक है, एज पर IAS 456/2000 यदि हम बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड, यदि बात कर रहे हैं तो अच्छा, यदि हम स्लैब्स की बात कर रहे हैं, उसमें ये स्लैब का ही क्वेश्चन है हमारा, स्लैब की बात कर रहे हैं, तो आपको जो मिनिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट लेते हैं वो 0.15% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ माइल्ड स्टील बार। माइल्ड स्टील बार यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 0.15% लेंगे, ठीक है। और यदि बात करते हैं अपना HYSD बार यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 0.12% आपका ग्रॉस एरिया का लेते हैं। अब अदर चीजें भी आप देख सकते हैं, यदि मैक्सिमम डाया आपका रेनफोर्समेंट का पूछ रखता है तो उसको हम क्या लेते हैं, आपका ग्रेटर देन 5 मैक्स है वो लेस देन D/8 लेते हैं। यदि मिनिमम बार आपका पूछ रखा है तो 3D या 300 mm इनमें जो भी आपका मिनिमम हो वो लेते हैं। यदि डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग पूछता तो 5D और 300 mm जो भी मिनिमम हो उसे लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा है वो आपका क्वेश्चन आपका पूछ रखा है माइल्ड स्टील के लिए यूज कर रहे हैं और उसका एरिया टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है 0.15%। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इन ए कर्व द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट इज कॉल्ड, ठीक है। कह रहा है आपके कर्व में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है आपका टेंजेंट्स का, ठीक है, जो टेंजेंट्स का एंगल, यदि टेंजेंट्स जो इंटरसेक्ट करते हैं और वहां पे जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाता है। ऑप्शन दे रखा है डिग्री ऑफ कर्व, ऑब्ट्यूस एंगल, इंटरनल एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपने कर्व में,
ये रहा हमारा एक कर्व का डायग्राम, आप देख सकते हैं। ये हमारे जो है टेंजेंट है, ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है, ये भी हमारा टेंजेंट है, ये आपका बैक टेंजेंट है, ये फॉरवर्ड टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट जहां पर मिलते हैं, ये टेंजेंट जहां पर मिलते हैं और जो एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है, दोनों टेंजेंट मिलकर इंटरसेक्शन पे जो एंगल फॉर्म करते हैं, इस एंगल को हम कहते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या होता है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? तो ये आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होता है, ये आपका वह एंगल होता है जब किसी एक पॉइंट पर दो टेंजेंट जो है वो क्या इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो एंगल बनता है वो आपका कहलाता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो हमारा क्वेश्चन जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए ही पूछ रखा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो आपका ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आपका इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 40 कॉन्क्रीट क्यूब sample is 3 megapascal and the average is 30 megapascal, what will be the coefficient of variation for this data? ठीक है, अब कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 40 कॉन्क्रीट क्यूब्स हैं, ठीक है, 40 कॉन्क्रीट क्यूब सैंपल है जिनके लिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दे रखा है मेगापास्कल में, और उसका एवरेज जो दे रखा है वो दे रखा है 30 मेगापास्कल। अब पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। जब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ये क्या होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन अपॉन मीन। परसेंटेज में लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो दे रखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 3 दे रखा है अपॉन आपका मीन जो दे रखा है 30 दे रखा है इनटू 100 हो गया आपका, ये गया ये गया, ठीक है, 3 गया, 10 आ गया आपका। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है इन ए स्टिफनेस मेथड द नंबर ऑफ अननोन टू बी डिटरमाइंड आर टर्म एज, ठीक है, स्टिफनेस मेथड में कह रहा है नंबर ऑफ अननोन को डिटरमाइन हम किस टर्म में करते हैं, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं अपना, ठीक है, जब हम अपने जो भी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो हैं, ठीक है, उनके एडिशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन को यूज में लाते हैं, ठीक है। तो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन को यूज करके जब हम इक्विलिब्रियम का एडिशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं अननोन रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्स आपका एनी स्ट्रक्चर पे। अब इसको यदि हम फाइंड करते हैं, ठीक है, और इसका एनालिसिस जो कहलाता है वो इनडिटर्मिनेट एनालिसिस कहलाता है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की एनालिसिस हम करते हैं तो उसके लिए दो मेथड है हमारे पास। एक है हमारे पास फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस और एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। यदि हम बात करते हैं दोनों की, थोड़ा बहुत देख लेते हैं आप लोगों को, अच्छा क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन ही फ्रेम हुआ है। यदि हम फोर्स मेथड की बात करते हैं, अब याद रखना, नेम भी आप लोग याद रखना, तो इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कहते हैं। फोर्स मेथड को फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये कब यूज में लाते हैं जब आपका डिग्री ऑफ, ठीक है, स्टैटिक डिटर्मिनेसी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी से कम हो, ठीक है, या डिग्री ऑफ काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी जो है स्टैटिक डिटर्मिनेसी से ज्यादा हो, तब हम इसको यूज में करते हैं, ठीक है। इसमें जो फोर्सेज हैं वो रिडंडेंट और अननोन होते हैं, ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन और कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन है, ठीक है, वो आपका सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसमें जो आपका नंबर ऑफ अननोन्स हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए यूज में नहीं ला सकते हैं। यदि हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट, ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपना
एग्जाम्पल की तो मेथड ऑफ कॉन्स्टेंट डिफॉर्मेशन, द थ्योरम ऑफ लेस वर्क, ये सब इसका एग्जाम्पल है। यदि हम बात करते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है इसको ही हम स्टिफनेस मेथड भी कहते हैं, और ये कब यूज करते हैं, जब आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपका ज्यादा हो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से, ठीक है। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं उसको रिडंडेंट या अननोन्स कहते हैं। अब इसमें जो नंबर ऑफ अननोन्स है, उन्हें हम डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, स्टिफनेस मेथड के लिए पूछ रखा है नंबर ऑफ आपका अननोन्स, तो उसे कहते हैं काइनेमेटिक, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका है इन केस ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट वॉल डिजाइन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस शैल बी लिमिटेड टू, ठीक है। जब हम किसी रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट वॉल का डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए पूछ रहा है कि उसका इफेक्टिव हाइट और थिकनेस का रेशियो कितना रखते हैं, मींस HW/T का रेशियो कितना रखते हैं, ठीक है। यदि हम एज पर IS 456/2000 बात करते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम इफेक्टिव थिकनेस रेशियो जो है, मैक्सिमम इफेक्टिव हाइट टू थिकनेस रेशियो जो रखते हैं वो हम 30 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, 30 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, डायरेक्ट कोरल प्रोविजन का क्वेश्चन है, ठीक है, आपका 30, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 30 होता है, ठीक है, यहाँ पर 35 देखा है लेकिन यहाँ 30 होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है, आपका ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा। 30 लेते हैं, 35 नहीं लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Correct, which of the following, one second, correct, which of the following process take place during biochemical treatment of sewage effluent, ठीक है। कह रहा है जब आपका सीवेज एफ्लुएंट है, सीवेज एफ्लुएंट्स है, यहाँ पर एफ्लुएंट्स जो हैं उनके बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए कौन सा इसमें प्रोसेस यूज में लाते हैं। ऑप्शन दे रखा है कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। यदि हम बात करते हैं अपने बायोकेमिकल ट्रीटमेंट आपके सीवेज एफ्लुएंट की, तो उसके लिए हम ऑक्सीडेशन को यूज में लाते हैं। ऑक्सीडेशन क्या करता है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन आपका एक बायोकेमिकल ट्रीटमेंट है आपका सीवेज इफ्लुएंट का, जो कि आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो वेस्ट वाटर का होता है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इसके रिड्यूस होने के कारण क्या होती है, तो आपकी जो टॉक्सिसिटी, जो इम्प्यूरिटीज के कारण टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, टॉक्सिसिटी को वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट के रूप में अपने सीवेज इफ्लुएंट के लिए यूज में लाते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ द डोजेज ऑफ एलम इज 15 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, देन द एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ एलम रिक्वायर्ड मीट्रिक टन में पूछ रहा है फॉर 10 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर पर डे विल बी, ठीक है, 10 मीटर, ठीक है, 10 मिलियन लीटर वाटर के लिए पूछ रहा है। ये भी सिंपल केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, कैलकुलेटिव पार्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, ये क्वेश्चन में एलम रिक्वायरमेंट जो दे रखा है वो 15 मिलीग्राम 1 लीटर के लिए, तो एलम की रिक्वायरमेंट जो दे रखा है, एलम रिक्वायरमेंट जो दे रखा है वो 15 mg पर लीटर का दे रखा है, एलम का रिक्वायरमेंट, ठीक है, 15 mg पर लीटर का दे रखा है यहाँ पर, मीन्स, और यहाँ पर टोटल वाटर दे रखा है जो वो कितना दे रखा है, वो आपका 10 मिलियन लीटर। अब 15, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 लीटर वाटर के लिए, फॉर 1 लीटर वाटर एलम रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना, 1 लीटर वाटर के लिए 15 mg, 15 मिलीग्राम, ओके, ठीक है, 15 मिलीग्राम। तो हम यदि बात करते हैं 10, इसका मतलब क्या हुआ, 10 मिलियन लीटर मीन्स 10 टू द पावर 7 लीटर, ठीक है, तो आपका 10 टू द पावर 7 लीटर वाटर, उसके लिए एलम का रिक्वायरमेंट
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो इसके लिए 15 इंटू 10⁻7 मिलीग्राम, ठीक है। और इसको यदि हम कन्वर्ट करते हैं अपना, ठीक है, तो इसको यदि हम, तो अब ये हो गया, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको जब गुणा करेंगे तो कन्वर्ट होकर ये 150, तो ये हो जाएगा 150 kg मीन 0.15 मीट्रिक टन, 0.15 मीट्रिक टन। एक टन में 1000 किलो, तो ये हो जाएगा हाँ 0.15 मीट्रिक टन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केवल कैलकुलेटिव पार्ट था इस क्वेश्चन में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए स्ट्रीम लाइन ट्यूब इज ए बंडल ऑफ, कह रहा है स्ट्रीम लाइन ट्यूब जो है वो बंडल होता है किसका, ऑप्शन दे रखा है स्ट्रीम लाइंस का, पाथ लाइंस का, कंटूर का और कैरेक्टर लाइन का, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं स्ट्रीम लाइन ट्यूब की या स्ट्रीम ट्यूब की, ये आपका जो भी उसके नेबरिंग स्ट्रीम लाइंस होते हैं, ठीक है, नेबरिंग जो स्ट्रीम लाइंस होते हैं जो कि आपका किसी फ्लूइड फ्लो में, ठीक है, किसी फ्लूइड फ्लो में एक पैसेज को फॉर्म करते हैं, तो वो कहलाता है आपका स्ट्रीम ट्यूब, ठीक है। स्ट्रीम ट्यूब का जो है फॉर्मेशन वो स्ट्रीम लाइंस के द्वारा होता है। ये देखें, ये हमारी स्ट्रीम लाइंस हैं, ये हमारी स्ट्रीम लाइंस हैं, ठीक है, और इनके बंडल्स को मिलाकर हमारा बनता है ये स्ट्रीम ट्यूब, ठीक है, ये बनता है हमारा स्ट्रीम ट्यूब। ये किससे बनता है, स्ट्रीम लाइन से बनता है। सिंपल क्वेश्चन है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए सैचुरेटेड क्ले इज 360 किलो पास्कल, देन इट्स एस्टिमेटेड शियर स्ट्रेंथ वुड बी, ठीक है। यहाँ पर एस्टिमेटेड शियर स्ट्रेंथ पूछ रखा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसके लिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ फॉर्मूले, वरना डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं एज पर ट्राइएक्सियल स्ट्रेस, ठीक है, जो रिलेशन होता है आपका, वो हमारा रिलेशन क्या आ जाता है, तो वो आता है हमारा सिग्मा 1, ठीक है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2 इंटू कॉम्प्रेशन, ये कोहेजन कर लेते हैं, 2 इंटू सी, कोहेजन जो हो गया हमारा, ठीक है, 2 इंटू सी 10 45 डिग्री प्लस 5/2, ठीक है। यदि बात करते हैं तो इसमें यदि हमारा क्या कह रहा है, सैचुरेटेड क्ले, यदि हम सैचुरेटेड क्ले को यूज कर रहे हैं अपना अनकन्फाइंड ट्राइएक्सियल टेस्ट में, तो इसके लिए सैचुरेटेड क्ले के लिए बात करते हैं, तो उसके लिए फाई जो हो जाती है वो होती है 0 डिग्री, और जो आपका सिग्मा 3 का वैल्यू हो जाता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। सिग्मा 3 की वैल्यू जो होती है 0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका यदि सैचुरेटेड क्ले है। तो यहाँ से यदि हम फाइंड करते हैं तो सबकी वैल्यू रखने के बाद जो हमारा सिग्मा 1 आता है वो आता है सिग्मा 1 हमारा 2c के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको c पूछ रखा है, तो c बराबर सिग्मा 1/2, डायरेक्टली रख दीजिए। सिग्मा 1 की वैल्यू दे रखी है वो 360/2, कितना आ जाएगा आपका 180। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये वैल्यू 180 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, 1 सेकंड, जो नहीं हो रहा है, 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द ग्रिड आयरन मेथड ऑफ द लेआउट ऑफ पाइप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो पाइप डिस्ट्रीब्यूशन का लेआउट बनाते हैं उसमें कह रहा है कौन सा ग्रिड आयरन मेथड का आपका एडवांटेज नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है इफेक्टिव स्मॉल एरिया इन केस ऑफ रिपेयर्स, ऑप्शन बी दे रखा है नॉट लायबल टू पॉल्यूशन, मिनिमल हेड लॉस, इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव। चलिए हम ग्रिड आयरन सिस्टम की यदि हम बात करते हैं और उसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं, एक्चुअली जो ग्रिड आयरन सिस्टम जो हमारा पास है वो हम किसके लिए यूज में लाते हैं, ये आपका सिटीज के लिए जिनका जो है लेआउट जो है रेक्टेंगुलर, जिन सिटीज का लेआउट रेक्टेंगुलर लेआउट है, ठीक है, उनके लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो है
अपना ग्रिड आयरन सिस्टम को यूज में लाते हैं। इसको इंटरलेक्टेड सिस्टम या रेक्टिकुलेशन सिस्टम भी कहते हैं। अब इस पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। अब ग्रिड आयरन सिस्टम के एडवांटेज की यदि मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इसमें हेड लॉस जो है मिनिमम होता है, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे कोई फॉल्ट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके जॉइंट्स पे वहां पर रोक करके फॉल्ट को आपका सही कर लेते हैं। बाकी पानी जो है सभी जगह सप्लाई होता रहता है। ये इसका एक एडवांटेज भी है सबसे बड़ा। यदि डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा पाइपलाइंस की लेंथ का यूज होता है, कट ऑफ वॉल्स का यूज होता है, जिसके कारण इसका जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ये कॉस्टलियर हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन दे रखा है, इफेक्ट स्मॉल एरिया इन केस ऑफ रिपेयर, सही बात है, बहुत पूरे एरिया को जो है इफेक्ट नहीं करता, ये तो ऑप्शन सही है, तो ये इसका एडवांटेज है। कह रहा है कि नॉट लाइएबल टू पॉल्यूशन, ठीक है, ये पॉल्यूशन के लिए यूज में नहीं लाते हैं, ये कोई ट्रीटमेंट काम तो आता नहीं है। कह रहे मिनिमल हेड लॉस, इसमें हेड लॉस मिनिमम होता है, ये भी बात सही है। कह रहे इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव, ये सस्ता नहीं, बट ये सस्ता नहीं होता, ये एक्सपेंसिव होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए हम बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फील्ड मेथड ऑफ एसेसिंग सॉइल कॉम्पेक्शन, ठीक है। इनमें से कौन सा सॉइल कॉम्पेक्शन के लिए फील्ड मेथड के रूप में यूज में नहीं लाया जाता। ऑप्शन रखा न्यूक्लियर डेंसिटी मीटर, रबर बैलून मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और डायरेक्ट शियर टेस्ट। यदि हम बात करते हैं अपने कॉम्पेक्शन में जो भी हमारा C2 मेथड है, जैसे उसमें न्यूक्लियर डेंसिटी मेथड, रबर बैलून मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट, ये तीनों हमारा कॉम्पेक्शन के लिए यूज करते हैं, बट डायरेक्ट शियर टेस्ट जो है वो कॉम्पेक्शन के लिए नहीं यूज करते। ये आपका जो है सॉइल की कोहेजन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इन सब के लिए यूज में लाते हैं, ये कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल के यूज में नहीं लाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टोटल हार्डनेस एज CaCO3 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। आपका CaCO3 के लिए आपका टोटल हार्डनेस आपका इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, जो कि डायरेक्टली आपका ये भी कोडल प्रोविजन है, किस कोड में है, तो IS 10500 2012 में ये आपका लिमिट्स जो है दे रखा है, जो कि आपका ड्रिंकिंग वाटर का आपका ये IS कोड है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सेप्टेबल लिमिट है और कॉज पर रिएक्शन दोनों दे रखा है, ठीक है। तो यदि हमारा टोटल हार्डनेस की बात करते हैं, ठीक है, टोटल हार्डनेस, तो एक्सेप्टेबल लिमिट हमारा 200 होता है और कॉज पर रिजेक्शन होता है 600। डिजॉल्व सॉलिड की बात करते हैं तो 500 आपका एक्सेप्टेबल लिमिट होता और कॉज फॉर रिजेक्शन 2000 होता। तो क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन किसके लिए है, तो टोटल हार्डनेस के लिए है। तो टोटल हार्डनेस के लिए और क्या पूछ रहा है, एक्सेप्टेबल लिमिट तो 200। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकंड। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका, कर रहा है एक कैचमेंट एरिया कंसिस्ट ऑफ 5 हेक्टेयर ऑफ गार्डन्स, उसका इम्परमेबिलिटी फैक्टर 0.2 दे रखा है, एंड 5 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, उसके लिए इम्परमेबिलिटी फैक्टर 0.1। व्हाट विल बी द एवरेज इम्परमेबिलिटी फैक्टर फॉर दिस एरिया, ठीक है। इस एरिया के लिए एवरेज आपका इम्परमेबिलिटी फैक्टर पूछ रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 सेकंड। तो यदि हम बात करते हैं अपना आई एवरेज की, ठीक है, यहाँ पूछ रखा है क्या, एवरेज। तो आई एवरेज की जब हम बात करते हैं आई एवरेज की, तो आई एवरेज जो हमारा निकल कर आता है वो क्या होता है, तो A1 इंटू I1 प्लस A2 इंटू I2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, AN प्लस AN इंटू IN, ठीक है, अपॉन टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया। अब यहां बात करते हैं तो A1 हमारा दे रखा है कितना, 5 हेक्टेयर, आई इम्परमेबिलिटी फैक्टर है
तो 0.2 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे A2 5 हेक्टेयर है और उसके लिए इम्परमेबिलिटी फैक्टर जो दे रखा है वो 0.1 दे रखा है, और एरिया टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, 10 हेक्टेयर। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 0.15। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टेस्ट रॉक मिनरल, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है सबसे सॉफ्ट रॉक मिनरल होता है, ग्रेनाइट, बसाल्ट, क्वार्टजाइट, टाक। यदि हम बात करते हैं अपने रॉक के हार्डनेस या सॉफ्टनेस की, तो उसको हम मेजर करने के लिए, ठीक है, मो स्केल का यूज करते हैं। किसका, मो स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम डिफरेंट हार्ड आपका जो मटेरियल्स, जो आपका मिनरल्स है रॉक के, उनका हम जो है हार्डनेस या सॉफ्टनेस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखा देता हूं टेबल इसका, ठीक है, 1 सेकेंड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनरल्स दे रखा है, ठीक है। तो मिनरल्स में यहाँ पे देखिए जो टॉल्क है उसके लिए 1 होता है, जिप्सम के लिए 2, कैल्साइट के लिए 3, फ्लोराइट के लिए 4, एपेटाइट के लिए 5, फेल्डस्पार के लिए, ग्रेनाइट बेसाल्ट के लिए 6, क्वार्ट्ज के लिए 7, टोपाज के लिए 8, कनोडम के लिए 9 और डायमंड के लिए 10। हमारा पूछा सबसे कम किसके लिए होता है, सबसे कम किसके लिए है, तो टॉल्क के लिए सबसे कम। इसका मतलब टॉल्क जो है वो सबसे ज्यादा क्या है आपका, सॉफ्ट है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है आपका टॉल्क, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे ज्यादा सॉफ्ट कह रहा है, सॉफ्टेस्ट रॉक कौन है, तो वो होगा टॉल्क। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन कर रहा है टुडे द कास्टिंग ऑफ द 8 मीटर वाइड बीम हैज बीन डन, व्हाट विल बी द मिनिमम टाइम डेज फॉर सपोर्ट ऑफ बीम टू रिमूव, ठीक है। कह रहा है कि आपका 8 मीटर लेंथ स्पैन का, 8 मीटर स्पैन का हमने एक बीम को जो है कास्ट किया है, ठीक है। अब कास्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी शटरिंग करते हैं, जिसको फ्रेमवर्क भी कहते हैं, उसका फॉर्म वर्क करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म वर्क को हटाने के लिए पूछ रखा है आपका कितना डेज मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो यदि हम इसकी बात करते हैं आपको, ठीक है, तो रिमूवल की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म वर्क रिमूवल का थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। तो यदि रिमूवल की बात करता हूं, यदि स्लैब के लिए बात करता हूं तो 7 डेज, 5 मीटर के लिए 7 डेज, और यदि 4.5 मीटर ज्यादा है तो 14 डेज। यदि बीम की बात करता है, ठीक है, बीम की बात करता है, यदि स्पैन आपका जो है, हमारा क्वेश्चन बीम से रिलेटेड है, 8 मीटर वाइड बीम है हमारा, यदि स्पैन 6 मीटर है तो 14 डेज, और 6 से अधिक है तो 21 डेज। तो हमारा 8 मीटर है मीन 6 से अधिक है तो 21 डेज होगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा 21 डेज। बीम ही है हमारा, हाँ बीम है, तो कितना हो जाएगा 21 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है इन केस ऑफ स्टील डिजाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बिलो विच not more than specifies percentage, usually 5% cast of corresponding stresses of sample tested are expected to occur is called as। कह रहा है कि जब भी आप किसी स्टील का डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि उसके लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है मीन्स 5%, उससे अपने सैंपल के टेस्ट के लिए, ठीक है, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, जो अधिक नहीं होना चाहिए उसको क्या कहते हैं, नॉट मोर देन 5%। अच्छा, इसको कहते क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है, तो टेस्ट को कहते क्या है, तो उस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, जिस स्ट्रेस से 5% ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, तो उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है प्लास्टिक लिमिट, कैरेक्टरिस्टिक लोड, रप्चर लोड, कैरेक्टरिस्टिक यील्ड, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो जब भी हम किसी स्टील की डिजाइन करते हैं तो हम जो वहां पर चेक करते हैं वो चेक करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक यील्ड की, ठीक है। हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस वो कैरेक्टरिस्टिक यील्ड का, जो कैरेक्टरिस्टिक यील्ड है हमारा, उसका 5% से ज्यादा
नहीं फॉल होना चाहिए, ठीक है, सैंपल के लिए। तो टेस्टिंग में हम जो यूज करते हैं वो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक यील्ड का। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्टील प्लेट्स ऑफ 20 आउटर एंड 25 इनर millimeters are tied together by a shoulder binder of 32 mm thickness in line gap of this binder should not exceed। लाइन गैप के लिए क्वेश्चन आपका पूछ रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लाइन गैप के लिए यदि हम बात करते हैं तो बाइंडर जो होता है फॉर लाइन गैप, फॉर लाइन गैप, फॉर लाइन गैप बाइंडर, ठीक है, शुड बी ठीक है आपका 32 और आपका 300 विच 32T और 300 विच एवर इज मिनिमम या लेस। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑप्शन से भी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन देखिए, चाहे वो 640, 960, 480 सारे 300 से ज्यादा है, ठीक है, ये 300 सभी ज्यादा है। डायरेक्ट आप तो आंसर 300 दे ही सकते हैं, लेकिन यदि हम सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इनर की अब किसके लिए, लाइन गैप के लिए पूछ रखा है, ठीक है, तो वो हम आउटर से लेते हैं, तो 20 के लिए ले लेंगे, तो 20 के ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 32 इंटू टी मीन्स 20, कितना हो जाएगा 640। 640 लेंगे नहीं तो हमको लेस लेना होता है, तो लेस लेने के लिए हमारे पास क्या है 300। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कोलिमेशन मेथड ऑफ लेवलिंग व्हेन कंपेक्टेड टू राइज फॉल मेथड, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन सा आपका, चलिए लाइट गया कोई बात नहीं है, हम लोग टॉर्च जला कर पढ़ते हैं। लाइट तो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कोलिमेशन मेथड ऑफ लेवलिंग व्हेन कंपेयर टू द राइज फॉल मेथड, ठीक है। जब हम राइज एंड फॉल मेथड से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा आपका कोलिमेशन मेथड के लिए। अब यदि हम बात करते हैं अपने लेवलिंग के लिए दो मेथड यूज करते हैं, एक हमारा होता है कोलिमेशन मेथड, ठीक है। कोलिमेशन मेथड को हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड भी कहते हैं। अब इसकी यदि बात करते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो ये मेथड जो होता है जनरली, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, जनरली वहां अडॉप्ट करते हैं जहां पर आपका बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेशन हमें डिफाइन करना होता है, ठीक है, और हम आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लेस शिफ्टिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है। ये मेथड जो होता है आपका मोर रैपिड होता है, लेस टेडियस होता है और सिंपल होता है, ठीक है। बट इसमें जो है एरर बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि आप कोई इंटरमीडिएट चेक ही नहीं करते हैं, उसके लिए कोई साइट इंटरमीडिएट साइट ही अवेलेबल नहीं होता चेक के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है आपका जो है सबसे ज्यादा इसमें एरर आता है, ठीक है, इस मेथड में। तो यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन की, और यदि राइज एंड फॉल, चलिए राइज एंड फॉल को भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। राइज एंड फॉल मेथड की यदि हम बात कर रहे हैं, 1 सेकंड, राइज एंड फॉल यदि मेथड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कब अडॉप्ट करते हैं, तो राइज एंड फॉल मेथड तब अडॉप्ट करते हैं जब आपका नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेशन लेस हो, ठीक है, और शिफ्टिंग जो है ज्यादा हो इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका एरर कम देता है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट साइट जो चेक के लिए अवेलेबल होता है। चेक कैसे लगाते हैं इसमें, अच्छा, ये जनरली आपका फ्लाई लेवलिंग के लिए यूज में लाते हैं, या बेंचमार्क को आपका स्टेब्लिश करने के लिए यूज में लाते हैं। चेक कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर्थ साइड इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इक्वल टू राइज, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। अब क्वेश्चन पे आते हैं,
क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। कह लेस कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, सही बात है, इसमें हम लेस कैलकुलेशन कॉलमेशन यूज करते हैं। लेस रेडियस, ये भी बात सही है। स्पीड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ये भी बात सही है। लेस एरर नहीं, इसमें एरर ज्यादा होता है, ये ऑप्शन आपका सही है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा था, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पे। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड। हाँ, कह रहा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्रॉपरली एडजस्ट डंपी लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स आर नॉट डिजायर्ड। कह रहा है कि आपका एक डंपी लेवल है, ठीक है, जो प्रॉपरली एडजस्ट हो गया है, उनमें से कौन सा रिलेशन जो दे रखा है डिजायर्ड नहीं है। चलते हैं आप क्वेश्चन के अपने ऑप्शंस पे, उसमें देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है होरिजेंटल क्रॉस हेयर शुड लाई इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस सो दैट इट विल लाई इन हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज प्रॉपर्ली लेवल्ड। ठीक है, कहा जब आपका इंस्ट्रूमेंट जो है प्रॉपर्ली लेवल्ड है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वर्टिकल एक्सिस के। ये तो बात सही है। कह रहा है एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। आपका जो लेवल ट्यूब का एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। द लाइन ऑफ साइट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। आपका लाइन ऑफ साइट जो है पैरेलल होता है लेवल ट्यूब के एक्सिस के, ये भी बात सही है। ठीक है, कह रहा द वर्टिकल एक्सिस इज नॉन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। ये आपका ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन नंबर डी जो अनडिजायर्ड कर रहा था, ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 31। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कह रहा है इन द केस ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट द लैप स्प्लाइसिंग इज जनरली यूज्ड फॉर बार्स नॉट एक्सीडिंग। ठीक है, कह रहा है कि आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए जो लैप स्पेसिंग यूज करते हैं, ठीक है, तो कितने एमएम बार से ज्यादा ये नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए। यदि हम लैप स्प्लाइस की बात करते हैं तो ये किस लिए यूज करते हैं लैप स्प्लाइसेस का, तो हम बार्स के ओवरलैपिंग के लिए इसको यूज करते हैं। क्या होता है, जब हमारे पास बार जो होते हैं यूज से उनकी लेंथ तो छोटी ही होती है, तो उनको हम क्या करते हैं स्प्लाइस का यूज करके जोड़ते हैं, लैप स्प्लाइसेस का यूज करके जोड़ते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं 1 सेकेंड, ठीक है, तो लैप स्प्लाइसेस जो हमारा लैप स्प्लाइसेस जनरली परमिट नहीं करते हैं आपका, यदि आपका लार्जर डायमीटर का बार है, मींस यदि डायमीटर ऑफ बार ग्रेटर देन 32 mm है, ठीक है, तो इसको हम लैप स्प्लाइसेस को यूज ना करके वहां पर वेल्डेड स्प्लाइसेस को रिकमेंड किया गया है। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन पे देखते हैं सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, तो 32 मिलीमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, 32 मिलीमीटर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द एक्सेप्टेबल मिनिमम पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आपका पूछ रहा है परमिसिबल वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये आपको इजीली आप बता सकते हैं कितना होता है 6.5 से 1 सेकेंड, ड्रिंकिंग वाटर की पीएच वैल्यू जो होती है वो आपको कितनी होनी चाहिए 6.5 से 8.5 तक, ये परमिसिबल वैल्यू होनी चाहिए पीएच की। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल बिहेवियर इज एक्सप्लेन यूजिंग द स्प्रिंग एनोलॉजी। ठीक है, जब स्प्रिंग एनोलॉजी का यूज करते हैं तो कौन सा सॉइल बिहेवियर हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपने स्प्रिंग एनोलॉजी, इसको किसने दिया, तो हमारा टरजागी ने दिया, जो हमारे कार्ल वॉन टरजागी हैं, उन्होंने स्प्रिंग एनोलॉजी थ्योरी दी। अब स्प्रिंग एनोलॉजी थ्योरी की यदि हम बात करते हैं वो हम बनाया गया
आपका कंसोलिडेशन, जो क्ले है उसके कंसोलिडेशन के लिए, उसकी स्टडी के लिए इन्होंने एक मॉडल दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस मॉडल में एक सिलिंड्रिकल वेसल होता है जो कि आपका स्प्रिंग के द्वारा सीरीज ऑफ पिस्टन्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि आपका स्प्रिंग एनोलॉजी थ्योरी सॉइल के किस बिहेवियर के लिए यूज करते हैं, तो वो है आपका कंसोलिडेशन ऑफ क्ले के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, 1 सेकेंड। आपका क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द मॉइस्चर कंटेंट विच इज अटेंड बाई वुड when placed in constant condition of temperature and humidity is known as। कह रहा है कि जब आपका एक वुड है उसको हम कांस्टेंट कंडीशन रखते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का, तो वो आपका क्या कहलाता है। ऑप्शन दे रखा है आपका टेम्परिंग, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, सीजनिंग, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, यदि हम बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट अपने वुड की, ठीक है, तो यदि आपका वुड, ठीक है, वाटर में, ठीक है, यदि आपका वुड में वाटर कंटेंट होता है तो हम क्या करते हैं, उस टिम्बर का उससे हम क्या कहते हैं, मॉइस्चर कंटेंट। जो भी हमारा अमाउंट ऑफ वाटर हमारा टिम्बर के पीस में होता है उसको हम कहते हैं उसका मॉइस्चर कंटेंट। इसको हम परसेंटेज के द्वारा दिखाते हैं। अब यदि हम बात करते हैं यदि कांस्टेंट कंडीशन है टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, तो उस पर जो हमारा मॉइस्चर होता है उसको हम कहते हैं आपका इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, EMC। ठीक है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। यहाँ पर वही पूछ रखा है आपका कंडीशन जो है हमारा कांस्टेंट है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है आपका स्ट्रक्चरल स्टील का लिमिट स्टेट नहीं है। यदि हम बात करते हैं लिमिट स्टेट की एज पर IS 800/2007, ठीक है, दो तरीके से हम बात करते हैं इसके लिए। एक हम बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और एक बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, यदि क्वेश्चन को ही देखें इजिली तो ब्रिटल फ्रैक्चर, कोरोजन, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन और फटीग फ्रैक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसे ही आपका जनरली ही कोरोजन जो है, कोरोजन को हम डिजाइनिंग में नहीं लेते, ये आपका मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। लेकिन यदि हम लिमिट और स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं उसमें, हम उसमें देखते हैं आपका स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं उनको चेक करते हैं, इक्विलिब्रियम लॉस उनका नहीं हुआ हो, हम उनकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, और यदि हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं, अपने लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की यदि हम बात कर लेते हैं, हम क्या उसमें देखते हैं, हम ये देखते हैं उसमें कहीं क्रैक तो नहीं आ गए हैं, फिर उनका डैमेज कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें ड्यूरेबिलिटी, कोरोजन, फायर, तो ये स्ट्रेंथ के लिए नहीं चेक करते हैं। कोरोजन हम मेनली देख सकते हैं किसके लिए, तो सर्विसिबिलिटी के लिए देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो क्वेश्चन किसके लिए पूछ रखा है, तो क्वेश्चन पूछ रखा है हमारा स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के लिए बात करते हैं तो उसके लिए हम कोरोजन को यूज में नहीं लेते हैं। तो नॉट के लिए कह रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द पावर डेवलप्ड बाय ए फ्रांसिस टर्बाइन इज 220.65 किलोवाट, व्हाट विल बी द पावर प्रोड्यूस्ड इन मेट्रिक हॉर्स पावर। ठीक है, पावर आपका मेट्रिक हॉर्स पावर में यहाँ पर पूछ रखा है, तो ये भी जनरली बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यदि हम बात करते हैं मेट्रिक, यदि हॉर्स पावर की बात करते हैं, किलोवाट का चेंजिंग यदि वाट में करते हैं तो अलग अलग होता है, मैकेनिकल होता है, मेट्रिक होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर मेट्रिक के लिए हमारा पूछ रखा है। ठीक है, तो 1 मेट्रिक हॉर्स पावर की बात करें, 1 मेट्रिक हॉर्स पावर के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, 1 मेट्रिक हॉर्स पावर की हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1 मेट्रिक हॉर्स पावर ये होता है 735.49 वाट, 735.49 वाट होता है। ठीक है, और यदि यहां से हम देखें, ठीक है, यहां से हम देखते हैं तो, और यदि ये बात करता मैकेनिकल के लिए, ठीक है, चलिए ऑप्शन भी अपने देख लेते हैं। यहाँ पर मैकेनिकल के, यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, हाँ, यदि आपका मैकेनिकल के लिए पूछता तो 745.7 वाट लेते,
यदि आपको इलेक्ट्रिकल हार्स पावर के लिए बात करते हैं तो 746 लेते हैं, और मेट्रिक हार्स पावर की बात करते हैं उसके लिए 735 की बात करते हैं। यहाँ पर 1 मेट्रिक हार्स पावर होता है वो 735.49 वाट होगा, इसलिए 1 वाट की यदि बात करते हैं तो 1/735.49 हार्स पावर हो जाता है। यहाँ पर 1000 वाट के लिए पूछ रखा है आपका 220.65 किलोवाट, किलोवाट को वाट में चेंज कर लेते हैं तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 1000 वाट के लिए यदि हम कैलकुलेट करें तो 1.359 हर्ट्ज पावर आता है। तो 225.65 किलो न्यूटन के लिए यदि बात करते हैं तो आपका 300 हर्ट्ज पावर आता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 300 हर्ट्ज पावर, 300 हॉर्स पावर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इफ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉन्क्रीट इज 50 मेगापास्कल द अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 456 एस्टिमेटेड डक्टाइल स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। यहाँ पर आपका डक्टाइल स्ट्रेंथ पूछ रखा है और कंक्रीट का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखा है। ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। क्या होता है तो इसके लिए जब यूज करते हैं तो आपका डक्टाइल स्ट्रेंथ पूछ रखा है, डक्टाइल स्ट्रेंथ आपका पूछ रखा है, मींस 0.7 FC के ले लेते हैं, इसके वैल्यू को 0.अंडर FC के ले लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 0.7 अंडर FC की वैल्यू हमारी 50 दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है, वो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? वो आएगी 4.9। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा एज पर IS 383 what is the permissible limit of abrasion value of aggregate for a non abrasion concrete surface। ठीक है, नॉन एब्रेशन कंक्रीट सरफेस के लिए आपका परसेंटेज ऑफ एब्रेशन वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपने एब्रेशन वैल्यू की, एक्चुअली जब हम एग्रीगेट का एब्रेशन टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारे एब्रेशन वैल्यू मिलती है। ठीक है, जैसे हम लॉस एंजल्स टेस्ट करते हैं उसमें एब्रेशन वैल्यू मिलती है। यदि आपका एग्रीगेट जो है वो आपका वेयरिंग सरफेस के लिए यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू 30% लेते हैं, वेयरिंग सरफेस के लिए 30%। और यदि एग्रीगेट हमारा जो है वो अदर देन कंक्रीट यूज करते हैं उसके लिए मैक्सिमम 50 के लिए यूज करते हैं, 50%। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो हमारी 50% होती है। 1 सेकेंड। मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है हमारी 50। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 50% आपका नॉन एब्रेसिव कंक्रीट के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग इंटरनल वॉल। ठीक है, इंटरनल वॉल के पेंटिंग के लिए हम किसे रिकमेंड कर रहे हैं? ऑप्शन रखा इनेमल, इमल्सन, लेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, यदि हम इनेमल्स की बात करते हैं, इनेमल्स क्या होते हैं? ये पेंटिंग के लिए यूज में लाया जाता है। जो एक्सटीरियर और इंटीरियर वॉल है दोनों के लिए आपके इनेमल्स जो है यूज में पेंटिंग के लिए लाए जाते हैं। इमल्सन की बात करते हैं तो ये आपका एडहेसिव प्रॉपर्टी के लिए मिलाया जाता है, जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो सही ऑप्शन लेड ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड तो होगा नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? इनेमल। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज इनकरेक्टली डिस्क्राइब्ड फॉर यूलर्स फॉर्मूला ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, यूलर फॉर्मूला जो आपका कंप्रेशन मेंबर के लिए दे रखा है उसके लिए कह रहा है कौन सा एजम्पशन इनकरेक्ट है। यदि हम यूलर्स थ्योरी में जो एजम्पशंस हैं उनकी यदि हम बात करें, यूलर्स थ्योरी में जो हमारे एजम्पशंस हैं यदि हम उनके बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो है एजम्पशन, ठीक है, हमारा जो कॉलम है या कंप्रेशन मेंबर जो है, ठीक है, उसके लिए बकलिंग लोड जो होती है वो फाइंड करते हैं यूलर इक्वेशन के द्वारा। अब इसमें क्या करते हैं, कॉलम जो है, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन जो है वो लॉन्ग होना चाहिए एज कंपेयर टू क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। जो कॉलम होता है वो इनिशियल स्ट्रेट होना चाहिए और उस पर एक्सियली कॉम्प्रेसिव लोड लगना चाहिए। ठीक है, मटेरियल जो कॉलम का है वो इलास्टिक और होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। ठीक है,
इस पे जो इफेक्ट है डायरेक्ट स्ट्रेस का वो जो है एज कंपेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस कम होना चाहिए। कॉलम जो है बकलिंग, ठीक है, ओनली बकलिंग में फेल होना चाहिए। इस पर सेल्फ वेट, जो सेल्फ वेट होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट एजम्पशन, करेक्टली इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो अब ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है द कंटेंट ऑफ द कॉलम आर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक, ये बात सही है। कंप्रेशन लोड ऑफ कॉलम एक्सियली ओनली, ये बात सही है। कॉलम इज फ्री फ्रॉम इनिशियल स्ट्रेस, ये बात सही है। द वेट ऑफ कॉलम इज कंसिडर, नहीं, कॉलम के वेट को हम कंसिडर नहीं करते। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिस इंटरप्रिटेटेड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। कह रहा है इनमें से कौन सा मिस इंटरप्रेट किया गया है आपका प्लेन टेबल का डिसएडवांटेज को। कह रहा है ऑप्शन ए अनसुटेबल फॉर वेट क्लाइमेट, ये बात सही है। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, क्योंकि हम अपना जो है प्लेन टेबल सर्वे जब करते हैं तो हम फील्ड में करते हैं, और इसमें प्लेन टेबल सर्वे में हम अपना मेजरमेंट और आपका जो है जो भी हम अपना फॉर्म करते हैं अपने मैप का, वो दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली ग्राउंड पे करते हैं, इसलिए ये वेट क्लाइमेट के लिए आपका अनसुटेबल, तो ये बात सही है। करेक्ट, इट इज वेरी कॉस्टली, ऐसा नहीं है, प्लेन टेबल सर्वे कॉस्टली नहीं होता है, लेस रेडियस होता है, ये कॉस्टली नहीं होता, ये आपका मिस इंटरप्रेट किया गया है। करेक्ट, इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर एक्यूरेट वर्क, बात सही है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के वर्क के लिए यूज में नहीं लाते हैं, एक्चुअली कंटूरिंग के लिए यूज में लेते हैं। करा इट इज डिफिकल्टी टू कैरी, सही बात है, जो हमारे प्लेन टेबल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भारी होते हैं तो उनको कैरी करना डिफिकल्ट होता है। सही ऑप्शन क्या होगा? मिस इंटरप्रेट कौन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 42 की आपसे बात करते हैं, क्या कह रहा है आपका, ए फ्लो इन विच एट एनी पॉइंट इन फॉलोइंग फ्लूइड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर etc डू नॉट चेंज विद द टाइम इज कॉल्ड एज, ठीक है। आपका कह रहा है कि आपका कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक जैसे वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये आपके टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अपना dv अपॉन dt की यदि बात करते हैं वो 0 आ रहा है, dp अपॉन dt की बात कर रहे हैं वो भी आपको इक्वल टू 0 है, d रो अपॉन dt की बात कर रहे हैं तो वो भी आपका 0 है, और d टेम्परेचर अपॉन dt की बात कर रहे हैं तो ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में 0 है, ठीक है। तो इसके लिए कह रहा है आपका कि कौन सा फ्लो होगा, तो इस कंडीशन के जो हमारा फ्लो होता है उसको कहते हैं स्टेडी फ्लो। यदि नॉट इक्वल टू 0 होगा तो अनस्टेडी फ्लो। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456 ऑल कॉलम्स डिजाइंड फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 एंड लेटरल डायमेंशन अपॉन 30 सब्जेक्टेड टू ए मिनिमम ऑफ x मिलीमीटर वेयर x इज, ठीक है। कह रहा है आपका एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456 आप यदि कॉलम का डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम एसेंट्रिसिटी होती है, वो आपका सम होता है अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 और आपका लेस्ट लिटरल डायमेंशन जो होता है उसका बाई 30, इसका सम होता है। तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया आपका पूछ रखा है क्या होता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं एज पर IS 456/2000, ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो क्लास 2.25.4 में आपका दे रखा है कि यदि हम लेटरल डायमेंशन की बात करते हैं, मिनिमम एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं, तो वो आपका सम होता है किसका? तो वो होता है लेटरल आपका अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 50 प्लस आपका लेटरल डायमेंशन अपॉन 30, मिनिमम क्राइटेरिया वो 20 mm का होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द स्ट्रक्चर विच एब्रप्ट द चेंज इन प्लान डायमेंशन एज मार्क्ड विच आर प्रोवाइडेड विद, ठीक है। आपका कोई स्ट्रक्चर है उसके डायमेंशन में चेंजिंग आ रही है, उसके प्लान में चेंजिंग आ रही है, तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है जब हमारे स्ट्रक्चर में आपका टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण, ठीक है, उसमें वाटर कंटेंट के वेरिएशन के कारण क्या होता है कि उसमें
एक्सपेंशन होने लगता है या उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, तो उसको यदि हमें काउंटर करना है तो उसको काउंटर करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए हम एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे ही कुछ और आपको बता देता हूं थोड़ा बहुत इसमें। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें और आपको बता दे रहा हूं कि यदि कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट क्या होता है, तो ये आपको एक्चुअली जो नेचुरल श्रिंकेज होता है उसके कारण जो अपना कॉन्ट्रैक्शन कंक्रीट का होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं टैकल करने के लिए। यदि कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट की बात करते हैं तो ये कोई प्रोवाइड करते हैं, यदि मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो टेम्पोरली स्टॉप हो गया तो वहां पर हम कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट प्रोवाइड कर देते हैं। वार्पिंग ज्वाइंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो आपका यदि सबग्रेड में मॉइस्चर के वेरिएशन के कारण डिफेक्ट आ जाता है तो उसको काउंटर करने के लिए, जो वार्पिंग श्रिंकेज होती है उसको काउंटर करने के लिए हम वार्पिंग ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी द रेशियो ऑफ वाटर सीमेंट, ठीक है, द रेशियो ऑफ वाटर सीमेंट इज मेजर्ड बाय। ठीक है, यदि हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में यदि अपने वाटर टू सीमेंट रेशियो की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है ये आपका रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इन द कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो हम किसके टर्म में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वेट के टर्म में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स डोमिनेट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कौन से ऑक्साइड सबसे ज्यादा होते हैं, ऑप्शन दे रखा आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, ठीक है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में यहाँ पर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आपको दे रखे हैं, उनका परसेंटेज दे रखा है। तो यदि कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम की बात करते हैं हम, ठीक है, तो लाइम का परसेंटेज जो होता है वो 62 to 65%, सिलिका 17 to 25%, एल्यूमिना 3 to 8%, जिप्सम 3 to 4%, आयरन ऑक्साइड 3 to 4%, मैग्नीशिया 1 to 3%। ठीक है, तो सही सबसे ज्यादा क्या हो गया आपका, तो वो होता है कैल्शियम का ऑक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज में अवेलेबल होता है। ठीक है, अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक, वन सेकेंड, कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट इज मेजर्ड एट। तो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को मेजर हम कितने दिनों पर करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है, ये आपका हार्डन कंक्रीट, जो हार्डन कंक्रीट होती है उसका ये आपका स्ट्रेंथ होता है। ये आपको क्या बताता है, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको बताता है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, वन सेकेंड। चलिए वन सेकेंड। ठीक है, तो यदि बात करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें यदि हमारा पास स्टैंडर्ड साइज कंक्रीट क्यूब की लेते हैं तो उसके लिए 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर लेते हैं साइज। यदि सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर के लिए 15 सेंटीमीटर आपका डायामीटर और 30 सेंटीमीटर हाइट लेते हैं। और कितने दिन पर टेस्टिंग करते हैं, 28 डेज। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 28 डेज। वन सेकेंड, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ए विलेजर वांट्स टू कवर हिज रूफ, विच ऑफ द 4 ऑप्शन अवेलेबल बिलो वुड यू रिकमेंड। ठीक है, कोई आपका विलेजर है, वो आपके क्या कर रहा है, तो अपने रूफ को, जो रूफ है, ठीक है, उसका रूफ जो है उस रूफ को कवर करना चाहता है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्या क्या है उसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका दे रखा है मार्बल, बसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट। ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं आपका डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स जो यूज में लाते हैं, तो यदि हम बात कर रहे हैं अपने पास यदि ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट क्या होता है, तो ये हमारे ब्रिज के अबटमेंट्स में, पियर में, डैम में, सी वॉल, लाइट हाउस, इनमें यूज में लाते हैं। मार्बल की बात करते हैं तो मार्बल जो आपका मोस्टली सुटेबल होता है मोन्यूमेंट्स के लिए, स्टेच्यूज के फ्लोरिंग के लिए, डेकोरेशन के लिए। लाइम स्टोन की बात करते हैं, लाइम स्टोन तो मेन रूप से आपका सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, आपका रूफिंग में, पेविंग में, फ्लोरिंग में यूज में लाया जाता है। स्लेट की बात करते हैं तो स्लेट आपका रूफ कवरिंग के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्लेट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा,
स्लेट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल। यदि वाइड रेशियो आपका 3 दे रखा है तो पोरोसिटी निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एन इक्वल टू क्या होता है आपका ई अपॉन 1 प्लस ई, वैल्यू रख देते हैं। ई की वैल्यू आपकी 3 दे रखी है, 1 प्लस 3। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पाएगा 0.75। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एन इंजीनियर वांट्स टू मेक ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर। ही चूजेस ए होलो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 60 mm outside and I equal to 6 into 10 to the power 5 mm power 4 if the section is made of an element having the safe bearing stress, ठीक है, having a safe bearing stress of 100 Newton per square mm, what will be the safe concentrated load। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए क्या क्या डाटा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर लेंथ दे रखा है, 2 मीटर का लेंथ आपको दे रखा है, सेक्शन ऑफ 60 mm आउटसाइड। ठीक है, तो जो जो चीजें एक बार दे रखी है उनको हम देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। आपका एल दे रखा है, एल कितना दे रखा है 2 मीटर, एल 2 मीटर दे रखा है। आपका साइड दे रखा है, आपका कितने का साइड 60 mm का साइड दे रखा है, मतलब उसका डेप्थ दे रखा है कितना 60 mm का। चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, सभी mm में डाटा है तो 2000 mm। और क्या दे रखा है, आई की वैल्यू आपकी दे रखी है 6 into 10 to the power 5 आपका mm पावर 4। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस आपको सिग्मा दे रखा है 100 न्यूटन पर स्क्वायर mm दे रखा है। अब क्या पूछ रहा है, तो आपको सेफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड पूछ रहा है। आपको पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है m अपॉन जेड, और m क्या होता है आपका तो PL, P इंटू एल अपॉन जेड। अब जेड की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेंगे, तो जेड इक्वल टू आपको पता है क्या होता है आई अपॉन वाई मैक्स। तो यहाँ पर आई अपन वाई मैक्स क्या होता है, तो आपका d/2 होता है। तो यहाँ पर तो 60 का एक साइड दे रखा है, तो 60/2 मीन्स 30, और आई की वैल्यू जो हमारी दे रखी है, ठीक है, आई की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 6 इंटू 10 to the power 5 अपॉन कितना 30। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 10 to the power 4। अब यहाँ से सिग्मा, तो हमको P निकालना है, तो यहाँ से P निकाल लेते हैं। P इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड अपॉन में एल, वैल्यू रखते जाते हैं। सिग्मा की वैल्यू 100, जेड की वैल्यू 2 इंटू 10 to the power 4 और एल की वैल्यू 2000। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1000 न्यूटन। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड लिमिट्स द पीएच ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के पीएच के लिए इंडियन स्टैंडर्ड के लिमिट की बात कर रहा है। यूज फॉर कंक्रीट मेकिंग, इजी क्वेश्चन है। कंक्रीट मेकिंग के लिए जो हमारा वाटर का पीएच वैल्यू होता है वो एक्चुअली हम रखते हैं 6 to 8.5, बट किसी भी कंडीशन में वो लेस देन 6 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एन इरिगेशन चैनल इज टू बी डिजाइन टू कैरी ए फ्लो ऑफ 30 क्यूमेक पर सेकेंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, कह रहा है कि द एरिया ऑफ द फ्लो सेक्शन विल बी, एरिया पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है क्या क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है और भी दे रखा है। क्यू इक्वल टू क्या होता है ए इंटू भी, ठीक है, क्यू इक्वल टू ए इंटू भी मीन्स क्यू इक्वल टू यहाँ पर 1 सेकेंड, क्यू की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, यहाँ पर 30 इक्वल टू एरिया है। ठीक है, क्या कर रहा है इरिगेशन चैनल टू डिजाइन टू कैरी इतना, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमको एरिया निकालना है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी हमारी कितनी दे रखी है 1.5, तो यहाँ से ये निकाल लेते हैं। तो 30/1.5 कितना आ जाएगा 20। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन सॉइल मैकेनिक्स द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल वाज फर्स्ट स्टडी में। ठीक है, आपके सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल के थ्रू जो है आपका वाटर का फ्लो का लॉ सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया,
तो हम जानते हैं कि जो लॉ ऑफ फ्लो जो है, फ्लूइड फ्लो सॉइल में, वो सबसे पहले हमारे डार्सी के द्वारा दिया गया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डार्सी। अब डार्सी लॉ क्या होता है? डार्सी लॉ आपको लिमिनार फ्लो कंडीशन के लिए सैचुरेटेड सॉइल, जो आपका सैचुरेटेड सॉइल है उसके लिए आपका वेलोसिटी है फ्लो का और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है उसके बीच रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपका डार्सी लॉ का स्टेटमेंट है। चलिए, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर रहा है इफ mass density of a fluid is 100 kg per meter cube and its dynamic viscosity is 1 Newton second per meter square। कह रहा है कि its dynamic viscosity 1 Newton per second per meter square, then what will be its kinematic viscosity। ठीक है, आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछ रखा है, डेंसिटी भी दे रखा है आपको क्वेश्चन में, और आपका डायनामिक विस्कोसिटी भी दे रखा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू अपॉन रो। रख देते हैं वैल्यू। तो न्यू की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है? 1 अपॉन, यहाँ 1000। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, 1000 है। 1000 सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.001। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? सेकंड, कोई और क्वेश्चन नहीं। कह रहा है इफ द maximum flow of sewage is 0.314 cubic second, then diameter of using main। ठीक है, डायमीटर पूछ रहा है, कैरिंग सीवेज 1 मीटर पर सेकंड। तो आपका एक सीवेज है, ठीक है, जो कि आपका सीवेज, एक आपका मतलब क्या कहते हैं, पाइप है जो कि आपको सीवेज को फ्लो कर रहा है। सीवेज का आपका डिस्चार्ज जो 0.314 का दे रखा है और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड का डाया पूछ रहा है। ये भी सिंपल क्वेश्चन, क्यू इक्वल टू एवी पे ये भी हो जाएगा, ए इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो क्यू की वैल्यू दे रखी है 0.314। अब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसका डायमीटर आपको पता है क्या होता है? पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब 0.2 पाई इंटू 0.25 डी स्क्वायर इंटू भी की वैल्यू दे रखा है 1। यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से डी की वैल्यू जो हमारी निकल कर आएगी वो आएगी 0.63 मीटर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0.6, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फॉर ए लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट दैट द वेयर एक्सटर्नल फोर्स ओनली कॉजेज डिफॉर्मेशन द कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी इज इक्वल टू द डिफॉर्मेशन एनर्जी। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आपका, यदि कास्टिलांगोस का प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल कास्टिलांगोस ने दे रखे हैं, एक उसका आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है और एक सेकंड प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो कास्टिलांगोस का है वो कहता है कि कोई भी लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, कोई लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए, ठीक है, आपका एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो आपका केवल डिफॉर्मेशन कॉज करता है और जो कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी होती है वो डिफॉर्मेशन एनर्जी के इक्वल होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर। ठीक है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट जो होता है टेक्नोलॉजी किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज में लाते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने कंक्रीट पर रोलर से, ठीक है, कंक्रीट को रोलर से कॉम्पैक्ट कर देते हैं, जिसके कारण उसकी जो है डेंसिटी वो ज़्यादा हो जाती है। अब हायर डेंसिटी होने का एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंक्रीट उसकी डेंसिटी हायर हो जाती है, जिसके कारण हम ऐसे स्ट्रक्चर का डिजाइन कर सकते हैं जिस पर लोड बियरिंग ज़्यादा हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा डैम का डिजाइन हम कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि व्हाट विल बी द शियर मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल, ठीक है, विथ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ 240 GPa एंड पॉइजन रेशियो इज 0.2। सिंपल क्वेश्चन है आपका। मॉडुलस ऑफ आपका शियर मॉडुलस पूछ रखा है, इलास्टिक मॉडुलस 240 दे रखा है, पॉइजन रेशियो दे रखा है। आपको पता है क्या होता है? G इक्वल टू होता है E अपॉन 1 कोष्टक में आपका 2 होता है, हाँ, 2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस म्यू। रख देते हैं वैल्यू। E की वैल्यू हमारी कितनी है?
तो E की वैल्यू 240 है, 240/2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 0.2। सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू जो निकल कर आएगा वो आएगा 100 गीगापास्कल। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया फॉर 8 मीटर सिंपल सपोर्टेड रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम कैन बी कंसिडर आपका सेटिस्फाइड इन इफ द रेशियो ऑफ फिट टू द इफेक्टिव डेप्थ इज लेस देन। ठीक है, तो एक्चुअली ये डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया आपका पूछ रहा है रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट बीम है जो कि आपका सिंपली सपोर्टेड है उसके लिए। तो उसके लिए हम बात करते हैं, तो आपका IS कोड में यदि क्लॉज नंबर 23.2.1 पे जाते हैं तो वहां पर क्राइटेरिया डिफरेंट आपके बीम के लिए दे रखा है। चलिए थोड़ा बहुत उनको आपको देख लेते हैं जिससे आपको डिटेल नॉलेज मिल जाए। मैं इसीलिए आपको सारी चीजें बताता हूं एक एक करके। ठीक है, यहां पर आपका क्राइटेरिया दे रखा है। तो यदि आपका सिंपली सब और याद रखते हैं, इसको हम लेते हैं लेस देन 10 मीटर के लिए। यदि कैंटिलीवर बीम है तो उसके लिए 7 होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20, कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए 26। यदि स्पैम जो है ज्यादा है 10 से तो हम उसको क्या करते हैं, वैल्यू को 10 बाई स्पैम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा तो 8 मीटर है तो स्पैम 10 से कम है, उसके लिए वैल्यू क्या होगी 20। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, बिटुमिन इज ग्रेडेड बाई विस्कोसिटी एट T डिग्री टेम्परेचर वेयर T इज। यदि हम अपने बिटुमिन जो होती है उसका क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से करते हैं, बट यदि हम आपका विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए टेम्परेचर जो रखते हैं वो हम रखते हैं 60 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू गेट ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग कॉन्क्रीट। ठीक है, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग कॉन्क्रीट के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ड्यूरेबिलिटी क्या होती है कॉन्क्रीट की? ड्यूरेबिलिटी आपका कॉन्क्रीट की वह प्रॉपर्टी होती है जो उसकी वेदरिंग एक्शन, केमिकल अटैक, ठीक है, एब्रेशन, इन सबके से आपका क्या करती है, आपका जो है रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने की उसमें कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम अपने जो कंक्रीट है उसको लो परमिएबल यदि बनाएं, उसकी परमिबिलिटी को कम कर देते हैं तो वाटर जो है बहुत ज्यादा उससे पास नहीं करेगा, तो उसमें जो है वाटर का सीपेज कम होगा, तो इसके कारण क्रैक्स कम डेवलप होंगे, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, लो परमिबिलिटी को यूज करेंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए कंपास सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल कॉजेज एरर। ठीक है, एरर कह रहा है कौन सा एक्सटर्नल कॉज। यदि हम आपका बेंडिंग ऑफ कीलर कह रहा है, नेग्लिजेंस इन रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, क्लोज पैसेज ऑफ हाई वोल्टेज पावर लाइन, नॉन वर्टिकल व्यू ऑफ द सरफेस ऑफ द सीन। यदि हम अपने कंपास सर्वे की बात करते हैं तो कंपास सर्वे में हमारे एरर आने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से आपका यदि बात करते हैं, एक कारण एरर ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है और एक हमारा होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर और एक होता है लोकल अट्रैक्शन के कारण। यदि हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल कॉज की, ठीक है, तो एक्सटर्नल कॉज में हमारा क्या होगा, यदि बेंडिंग ऑफ कीलर कहते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। नेग्लिजेंस इन रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन ये आपका मैग्नेटिक के कारण होता है। यदि बात करते हैं आपका एक्सटर्नल की बात करते हैं तो यदि हमारा हाई वोल्टेज पावर लाइन पास हो रहा है तो हमारा कंपास सर्वेइंग में सर्वे करते समय मेजरमेंट में एरर आएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ए कंटूर मैप इज इंडिकेटेड कंटूर लाइंस दैट आर स्ट्रेट एंड इक्वली स्पेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर इंडिकेटेड बाय दिस लाइन। ठीक है, तो कंटूर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। कंटूर क्या होता है, कंटूर आपका इमेजिनरी लाइन होता है जो कि आपका इक्वल एलिमेशंस के पॉइंट को मिलाने पर गुजरता है। यदि अपने कंटूर की बात करते हैं तो यदि आपका क्लोजली स्पेस्ड कंटूर है, ठीक है, यदि क्लोज स्पेस्ड कंटूर है तो वो आपका जो स्टीप स्लोप को बताता है। बट यदि आपका इक्वली स्पेस्ड है और स्ट्रेट है वो कंटूर लाइन तो वो आपको बताता है, ठीक है, प्लेन सरफेस को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेटिंग साउंडनेस ऑफ सीमेंट। आपको पता है साउंडनेस सीमेंट का हम फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो ली चैटलियर एपरेटस का यूज हम साउंडनेस फाइंड करने के लिए करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ली चैटलियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कह रहा है इफ सॉइल हैज ए लिक्विड लिमिट 40% एंड ए प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ 12%, हाउ विल बी दिस सॉइल क्लासिफाइड। ठीक है, आपका सॉइल है, ठीक है, सॉइल के लिए आपका लिक्विड लिमिट जो दे रखा है वो 40% दे रखा है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो दे रखा है वो 12% दे रखा है। तो पूछ रहा है कि इसको हम कैसे आपका क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, यदि हम सॉइल की क्लासिफिकेशन की अपनी बात करते हैं, ठीक है, सॉइल क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो हम ए लाइन के द्वारा क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ए लाइन के द्वारा हम क्लासिफाई करते हैं। ए लाइन इक्वेशन क्या होता है, ए लाइन इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या होता है आपका IP इक्वल टू आपका 0.73 WL माइनस 20, ये आपका ए लाइन इक्वेशन होता है। चलिए इस पर रख, ऐसे तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही हम बता सकते हैं। तो इस पर रख हम क्या निकाल सकते हैं, अपना वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं IP। तो IP यहाँ कितना आ जाएगा 0.7 और WL आपका दे रखा कितना, WL आपका दे रखा है इसमें आपका 40, तो 40 माइनस 20 तो आपका 14, तो ये कितना आ रहा है आपका 12% आ रहा है लगभग। अब ये क्या है आपका 12% आएगा, 40 में 20 लगभग, सॉरी 14 लगभग 14.6 आएगा, ये आपका 14.6%। अब ये 12% से ज़्यादा है, 12% से ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, बिलो ए लाइन है। ठीक है, ये आपका बिलो ए लाइन है, जो आपका ए लाइन दे रखा है उसके ये बिलो है। बिलो होने का मतलब ये क्या होगा, ये आपका होता है सिल्ट, बिलो होने का मतलब सिल्ट होता है। और यदि ये वैल्यू आपका कितनी है 40%, यदि 30% से कम होती, यदि ये वैल्यू आपकी 35 से कम होती तो ये आपका क्या होता, ठीक है, तो ये यदि आपका लो कंप्रेसिबल होता। यदि आपकी वैल्यू 35% से ज़्यादा है और आपका 50% से कम है तो ये आपका होता है इंटरमीडिएट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट सिल्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए कंटिन्यूअस बीम विल क्लासिफाइड एज डीप बीम। ठीक है, अब कह रहा है ए कंटिन्यूअस बीम विल बी क्लासिफाइड एज ए डीप बीम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज। ये भी आपका डायरेक्टली IS 456 से आपको कोडल प्रोविजन दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए, तो कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए हम रेशियो कितनी लेते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए यदि बात करते हैं तो 2.5 लेते हैं। यदि सिंपली सपोर्टेड बीम होता है 2.0। कॉन्टिन्यूअस बीम है तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग देयर कैन बी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, कह रहा है किस मेंबर में इसमें से आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर शो होता है। ठीक है, फिक्स्ड बीम एट बोथ एंड्स, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम विथ हैवी पॉइंट लोड एट द एंड। नहीं, यदि हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर किसी बीम का वह पॉइंट होता है जहां पर आपका बेंडिंग जो मूवमेंट होता है वो साइन को चेंज करता है। ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव या उसका वाइस वर्सा। यदि हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, ठीक है, इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो हमारा जो फिक्स बीम होता है, ठीक है, जो हमारा फिक्स्ड बीम होता है, जो बोथ एंड पर फिक्स्ड है हमारा बीम, उसमें आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो है वो देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, तो इसके लिए आपको यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट क्या हो रहा है, साइन को चेंज कर रहा है। तो इसमें आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वो L × 2√3 के डिस्टेंस पर आपको देखने को मिल रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फिक्स्ड बीम एट बोथ एंड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1 सेकेंड, कह रहा है व्हाट विल बी द शियर फोर्स फॉर ए सेक्शन वेयर बेंडिंग मूवमेंट इज कांस्टेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आपका बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट आ रहा है मींस वहां पर शियर फोर्स लीनियर आएगा। ठीक है, यदि बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट आ रहा है मींस शियर फोर्स वहां पर लीनियर आएगा। शियर फोर्स लीनियर होने का मतलब शियर फोर्स की जो डायग्राम बनेगी वो लीनियर बनेगी और वहां पर कोई आपका शियर फोर्स वैल्यू जो नहीं होगा तो वो 0 हो जाता है। जैसे आपको मैं अभी दिखा देता हूं एक डायग्राम, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर इससे हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर देख लीजिए हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर हमारे पॉइंट लोड लग रहे हैं। तो यहां पर हमारा जो है बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर शियर फोर्स भी आपका 0 हो जाता है। जब भी बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट होगा तो आपका शियर फोर्स क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द हाईएस्ट इम्परमिबिलिटी। ठीक है, हाईएस्ट इम्परमिबिलिटी की बात आपको इस क्वेश्चन में कर रहा है। ठीक है, यदि हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो परमिबिलिटी क्या होता है? आपके सॉइल की परमिबिलिटी की बात करते हैं। परमिबिलिटी क्या होता है? परमिबिलिटी आपके सॉइल की वह प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो आपका वाटर के सीपेज को या वाटर के पास होने को परमिट करती है इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के द्वारा। ठीक है, आपके डिफरेंट टाइप का सॉइल की डिफरेंट टाइप की परमिबिलिटी होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि बात करते हैं ग्रेवल के लिए, आप यहाँ पे डिफरेंट सॉइल के लिए देख सकते हैं। ग्रेवल के लिए परमिबिलिटी आपकी ग्रेटर देन 1। यदि सैंड के लिए तो 1 से आपका 10⁻³ के बीच में होता है। सिल्ट के लिए 10⁻³ से लेकर 10⁻7 होता है। तो आपका सबसे कम किसके हुआ इसमें? तो सबसे ज़्यादा कम इसमें आपका सिल्ट के लिए 10⁻³ से 10⁻7 आपका सिल्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे कम किसके लिए हुआ? तो वो आपका, ठीक है, तो यहाँ कह रहा है हाईएस्ट। तो परमिबिलिटी सबसे कम सिल्ट के लिए होती है, इम्परमिबिलिटी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? तो सिल्ट के लिए इम्परमिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70। 1 सेकंड। कह रहा है ए कैंटिलीवर बीम ऑफ इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, आपका कैंटिलीवर बीम है, उसका इफेक्टिव लेंथ दे रखा है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ कितना है? 1 is carrying a point load of P, the free end each है यहाँ पे। 1 सेकंड, each होता है each one carrying a load P at the free end if the mechanical properties are E and I then maximum deflection पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन है आपका। यदि हम बात करें पॉइंट लोड लग रहा है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका कैंटिलीवर के लिए क्या होता है? पॉइंट लोड लग रहा है यदि, तो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो वो पॉइंट लोड लगने पर कैंटिलीवर के फ्री एंड पर क्या होता है आपका? W, ठीक है, PL³ अपॉन 3EI, 3EI। यहाँ पर 1/3 को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.33 और L की वैल्यू 1 है तो PL, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? P1 दे रखा है इसकी वैल्यू। हम कुछ तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 1 P/3EI, हाँ तो 1 है तो डायरेक्ट P हो जाएगा P/EI, 0.33 P/EI। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, उसको देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने। इन ए थियोडोलाइट, कह रहा है आपका थियोडोलाइट में द लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास टू द सेंटर ऑफ आईपीस। ठीक है, तो जो आपका थियोडोलाइट में आपका आईपीस से ऑप्टिकल सेंटर जो ऑब्जेक्ट का उस लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? तो उस लाइन को हम कहते हैं आपका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या करे? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट फुटिंग डिटरमाइन द मिनिमम कवर इज, ठीक है, 50 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 60, 70। अब कह रहे रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट की फुटिंग बनी हुई है, तो उसके लिए मिनिमम कवर क्या होगा? ठीक है, तो मिनिमम कवर के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट मेंबर्स के लिए दे रखा है। यदि आपका स्लैब है तो उसके लिए 20 mm, बीम है तो 20 mm, कॉलम है तो 40 mm, यदि डायामीटर उसका ग्रेटर देन 12 है, लेस देन 25 mm की और डायामीटर लेस देन 12 है तो आपका उसके लिए 25 mm, फुटिंग के लिए 50 mm का कवर देते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 50 mm। ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए 50 mm, ये 50 mm। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और ए स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग द एक्सटेंट टू विच इट कैन डिफॉर्म बियॉन्ड द लिमिट ऑफ यील्ड डिफॉर्मेशन बिफोर फेल्यूर और फ्रैक्चर इज टर्मिनेटेड। डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, सिलेंडरनेस, एस्पेक्ट रेशियो। यदि बात कर रहे हैं हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, उसको उसकी जो हम डिफॉर्मेशन है आपका यील्ड डिफॉर्मेशन से ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, आपका फ्रैक्चर से पहले तक का, तो वो आपका क्या कहलाता है? ठीक है, तो कोई भी मटेरियल को यदि हम उस पर टेंशन लगाते हैं और टेंशन लगाकर उसको डिफॉर्मेशन करते हैं, उसके फ्रैक्चर से पहले और यील्ड से ज़्यादा ये डिफॉर्मेशन मिल जाए तो उस प्रॉपर्टी को उसकी डक्टिलिटी हम कहते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड।
कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिफनर्स इज यूज टू प्रिवेंट लोकल क्रशिंग ऑफ द वेव ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका किस हम स्टिफनर का प्रयोग करेंगे लोकल क्रशिंग को प्रिवेंट करने के लिए अपने वेव में ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो आपका डिफरेंट टाइप के स्टिफनर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपके स्टिफनर्स होते हैं। एक्चुअली हमारे आईएस कोड में उनके टाइप भी दे रखे हैं आपके डिफरेंट टाइप का स्टिफनर, जिसमें आपका इंटरमीडिएट स्टिफनर होता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टिफनर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है आपको लॉन्ग, इसको इंटरमीडिएट या लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर करते हैं। ये आपका वेव का ड्यू टू शियर जो होता है उसके लिए बकलिंग स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। यदि हम बात करते हैं लोड कैरिंग स्टिफनर की, तो लोड कैरिंग स्टिफनर होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड लोड के कारण वेव की बकलिंग को रेसिस्ट करता है। यदि बियरिंग स्टिफनर की बात करते हैं तो बियरिंग स्टिफनर जो होता है वो हमारा क्या करता है कॉन्सेंट्रेटेड लोड के कारण जो रिएक्शन आता है, ठीक है, उसके कारण जो वेव की क्रशिंग होती है तो उसको जो ये क्या करता है आपका जो है प्रिवेंट करने का काम करता है। तो क्वेश्चन हमारा किसके लिए पूछा है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पूछ रखा है किसके लिए, तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड के कारण ही पूछ रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड के कारण। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लोड के कारण पूछ रखा है तो क्या होता है, और यह क्या कर रहा है वेव के क्रशिंग की बात कर रहा है, वेव के क्रशिंग की बात कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा बियरिंग, बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इफ द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ऑफ ए पंप इज 25 और एक्चुअल डिस्चार्ज इज 20 लीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है, आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीटी की बात करते हैं, क्या होता है क्यू एक्चुअल बटा क्यू थ्योरेटिकल। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, क्यू एक्चुअल की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज थ्योरेटिकल 25 एक्चुअल 20 अपॉन 25। सॉल्व करते हैं कितना आएगा 0.8 लगभग आएगा आपका, चीज हाँ 0.8 आएगा। ऑप्शन सॉरी 1.2 हाँ तो 0.8 आएगा, 25 0 225 24 0.8 नहीं आ रहा इसके लिए, 1 सेकेंड 25। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपका कितने दे रखा है 25 लीटर पर सेकेंड, आपका थ्योरेटिकल दे रखा है और एक्चुअल दे रखा है आपका, तो एक्चुअल आपका कितने दे रखा है 20 बाई 25 करते हैं कितना हो जाएगा 225 0.8 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रखा है, सिंपल क्वेश्चन है। यदि हम बात करते हैं अपने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, तो उसके लिए बल्क डेंसिटी की बात करते हैं 1440 kg पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट 50 kg और वॉल्यूम की बात करते हैं 0.035 मीटर क्यूब। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए पूछ रखा है 3.15, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट प्रोवाइड एन एस्टिमेटेड वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, करेक्ट, इनमें से कौन जो है कंक्रीट के वर्केबिलिटी को नहीं बताता है, कॉम्पेक्शन फैक्टर, विस्कोसिटी, प्लास्टिक लिमिट, स्लम्प। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो आपका कॉम्पेक्शन फैक्टर वर्केबिलिटी को बताता है, विस्कोसिटी बताता है, स्लम्प भी बताता है, प्लास्टिक लिमिट जो है ये सॉइल के लिए है, ये आपका वर्केबिलिटी को नहीं बताता है। तो ऑप्शन सी जो है नहीं बताता, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, when a fluid mass rotates without any external force being immersed on it then it is called as। ठीक है, कह रहा है कि यदि आपका कोई फ्लूइड मास है, ठीक है, वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के बिना रोटेट कर रहा है, मींस नेचुरली रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो वो किस प्रकार का मोशन कहलाता है उसका। यदि बात करते हैं तो हमारे पास फ्लूइड के रोटेशन की बात करते हैं तो वहां पे दो प्रकार के मोशन होते हैं, एक फ्री वर्टेक्स मोशन होता है, एक फोर्स्ड वर्टेक्स मोशन होता है। फ्री वर्टेक्स मोशन में हम कोई एक्सटर्नली आपका एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं रोटेशन के लिए, और फोर्स्ड वर्टेक्स में हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आपको विदाउट एनी आपका एक्सटर्नल एनर्जी कह रहा है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो वो आपका फ्री वर्टेक्स मोशन होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, ठीक है, तो कह रहा है द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड ए लाइन। ठीक है, ट्रू मेरिडियन और आपका लाइन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एजीमुथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे ही आपको सभी पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज नॉट ट्रू एज पर टरजागीज बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी। ठीक है, टरजागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी के लिए कौन सा एजम्पशन सही नहीं है। कह रहा है बेस ऑफ द फुटिंग इज स्मूथ, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज लेस देन या इक्वल टू इट्स विड्थ, अगर लोकल अप्लाइड लोड अप्लाइड इन वर्टिकल एंड नॉन एसेंट्रिक, सॉइल इज आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस। यदि हम टरजागी के एजम्पशंस की बात करते हैं बियरिंग कैपेसिटी के, ठीक है, टरजागी बियरिंग कैपेसिटी के एजम्पशंस की बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट एजम्पशंस। पहली बात हम देख लेते हैं, तो हमारा सॉइल जो है होमोजीनियस आइसोट्रोपिक होना चाहिए, ठीक है, और इसमें जो शियर स्ट्रेंथ होना चाहिए वो कूलॉम्ब इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसमें बात करते हैं जो स्ट्रिप फुटिंग होती है उसकी बेस जो होती है वो रफ होती है, बेस को हम रफ रखते हैं, ठीक है। तो यदि अपने क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर बेस फुटिंग का रहा स्मूथ, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट, तो ऐसे ही आपको मिल गया, बेस फुटिंग को जो है रफ नहीं रखते। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन और इक्वल टू इट्स विड्थ, ये भी बात सही है, इक्वल रखते हैं। लोड अप्लाइड वर्टिकल एंड नॉन एसेंट्रिक, ये बात सही है, हम लोड को जो है वर्टिकल रखते हैं, नॉन एसेंट्रिक रखते हैं। सॉइल आइसोट्रोपिक होमोजेनियस, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से हमने ये पेपर आपका सॉल्व कर लिया है। ऐसे भी जितने ही पेपर हैं आपके उन सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, एक एक पेपर को आप लोगों के लिए सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को यदि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी हमारी बुक है डीडीए के लिए, तो आपकी दिल्ली गोली बुक है, जो कि आपका सिविल की गोली ऐप पर जाएंगे तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं ओनली 49 रुपीज़ में, जिसमें आपका DSSB के भी पेपर और DDA के भी पेपर, चूँकि दोनों आपका TCSE कराता है, दोनों पेपर हमने वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया, तो वहाँ से आप उसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर के साथ।